आज हम देखेंगे कि बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो केशवानंद भारती केस में हमें देखने को मिलता है मूलतः वो क्या है। देखिए, कोई खास बड़ा चैप्टर तो नहीं है और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कम आते हैं, पर फिर भी हमें एक बार इसको गो थ्रू करना चाहिए। इसके अगर हम बैकग्राउंड को देखने की बात करें तो सबसे पहले आप एक कहानी को समझिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है वो संसद को ये राइट देता है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, पर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास कि वो जब चाहे कैसे भी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड कर सकती है। तो इसी चीज़ की जब बहस उठी ना, तो 1951 में एक संविधान में संशोधन किया गया और उसकी वैधता को ही मतलब फिर चैलेंज कर दिया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संसद में आर्टिकल 368 में संशोधन की जो पावर है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है, मतलब कि उसी के अंदर जो है वो पार्लियामेंट जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी अमेंड कर सकती है। तो इस तरह से उन्होंने बोला। अब देखिए, आपको समझना होगा कि एक शब्द आता है लॉ शब्द जो है आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफ़ाइन करता है लॉ को, और लॉ शब्द में सामान्य विधियां यानी कि कानून ही आते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं वो नहीं आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। फिर एक और केस आता है जिसको हम गोलकनाथ केस बोलते हैं, 1967 में आता है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर से ये अपना एक जजमेंट देता है जिसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें देखिए, मैंने ये लिखा हुआ शॉर्ट नोट्स में आप देखेंगे कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एम्पावर कर दिया पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। पर क्वेश्चन ये था कि इज़ दिस पावर अनलिमिटेड, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्वेश्चन फिर उस संदर्भ में निकल करके बाहर आता है। दिस लेड टू सेवरल इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें पहला तो शंकरी प्रसाद केस आता है 1951 का, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा पहले इसका हिंट दे दिया था। इसमें वही चीज़ बताई गई कि वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट, इसमें करटेल किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। और जजमेंट क्या आती है कि जजमेंट आती है इसमें पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, मतलब वही कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है तो उसी के अंडर में फंडामेंटल भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो उसको भी अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। तो ये बोला गया शंकरी प्रसाद केस 1951 में। फिर गोलकनाथ केस आता है 1967 में। उसमें जजमेंट क्या आती है सुप्रीम कोर्ट की कि पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये ध्यान रखना, बर्ड्स को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझे, कई बार इसी तरह से शब्द पूछ लिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल, मतलब कि क्या है ये, इसका मतलब हो गया कि ये लोकोत्तर मतलब कि और अपरिवर्तनीय है। उसके बाद एक और केस हमें देखने को मिलता है, वो है केशवानंद भारती केस। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ये माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें कुल जो है 13 जज की बेंच बैठी थी और ये स्प्लिट हुई थी 7-6 की मेजॉरिटी में। तो पार्लियामेंट इसमें बोला गया कि अमेंड तो कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, पर फंडामेंटल राइट्स को वो जो है वो जो बेसिक सिद्धांत है भारतीय संविधान का उसका वायलेशन किए बिना। तो मतलब कि जो हमें बेसिक सिद्धांत ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो मूल सिद्धांत की अवधारणा जो है वो इसी से देखने को मिलती है। फिर आगे चल कर के एक केस और आता है सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 का है। तो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। उसमें क्या बोला गया कि पीएम्स इज इलेक्शन बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो इसको क्या किया गया, स्ट्रक डाउन किया गया। जुडिशियल रिव्यू एंड डेमोक्रेसी जो है डिक्लेयर्ड एज द बेसिक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह की चीज़ें फिर हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए डाला हुआ है। मिनर्वा मिल्स केस जो है वो 1980 में आता है। फिर उसमें फिर बोला गया कि जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया है डीपीएसपी के पार्ट में। बर्मन राव केस आता है 1981 का। उसमें फिर बेसिक स्ट्रक्चर एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अमेंडमेंट आफ्टर 24 अप्रैल 1973। अब देखिए एलिमेंट क्या क्या है इसके।
पहले तो आप समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता है, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फिर सेकुलर कैरेक्टर की बात करता है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, उसके बाद फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, फिर जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इस तरह से ये सब इसमें ऐड है, आप इनको एक बार खुद भी नज़र मार सकते हैं, मोटा मोटा थोड़ा सा आपको आइडिया होना, जैसे पावर्स हो गई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की, आर्टिकल 32, 136, 141, 142, इस तरह के जो भी है आपको इतना थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें मेंस की एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ये इंश्योर करती है पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय कोर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ इंश्योर करता है ये। देन उसके बाद प्रोटेक्ट करता है इंडियाज़ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, राइट टू सिटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को। उसके बाद प्रोवाइड करता है कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो इस तरह की चीज़ें हमें इसमें ओवरऑल देखने को मिलती हैं। अब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कम आते हैं, फिर भी हमें एक स्लाइटली थोड़ा सा इसको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो आज के लिए ये थोड़ा छोटा सा लेक्चर था, ये ख़त्म होता है हमारा यहीं पे। आप एक बार इसमें नज़र घुमाएं ज़रूर। और अब जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम जो संघीय शासन प्रणाली है भारत की उसको देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें पीएम सीएम वगैरह हम उन सबको देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है इन सब चीज़ों से तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।